Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल. सो हम जो है प्रैक्टिस पेपर सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसमें जो है हमने इससे पहले उर्दू का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का जो है पूरा सॉल्व किया था. आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आप जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस पेपर होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप भी जो है साथ में मेरे प्रैक्टिस किया कीजिए. स्पेशली लिखने की प्रैक्टिस रखिए क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन हुए तो आप लोगों को लिखने की आदत होनी चाहिए. क्वेश्चन पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा. सो पेपर स्टार्ट करते हैं. पेपर जो है ज्योग्राफी का वो 40 मार्क का होने वाला है. टोटल आपको टाइम इसका 2 घंटे का दिया जाता है. कुछ हिदायतें हैं जैसे कि पहली तो कुछ बेसिक्स ये कि तमाम सवालात हल करना ज़रूरी है. बाएं जानिब का अदद सवाल का कुल नंबर जाहिर करता है, यानी मार्क्स आपको बाएं जानिब दिए हुए हैं. सवाल नंबर 4 अलिफ में जो मैप आपको दिया जाएगा भारत का या ब्राज़ील का, वो जो है आपको अपने पेपर के साथ अटैच करना है. जो आपको धागा या स्टेपलर दिया जाता है उसके साथ आपको अपना मतलब उससे जो है अपना आंसर शीट के साथ उस मैप को अटैच करना होता है. और जो आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है सवाल नंबर 6 के लिए, वो भी आपको अटैच करना है. इसके अलावा जो है आप पेपर में जवाब लिखते वक्त अगर आपको चाहिए तो आप शक्ल या तरसीम वगैरह बना सकते हैं. और सवालों के जवाब लिखते वक्त नक्शा बनाने के लिए हस्ब ज़रूरत स्टेंसिल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है. यानी अगर आप भारत के बारे में या ब्राज़ील के बारे में कोई मुफस्सिल जवाब लिख रहे हैं तो आप स्टेंसिल से मैप बनाकर उसमें भी जो है मार्किंग करके अपना आंसर जो है अच्छा बना सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि अब तक किसी ने ऐसा किया होगा. बट अगर आप मुफस्सिल लिख रहे हैं तो आप जो है ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप भारत की कुदरती साख्त या भारत की आबो हवा या ब्राज़ील की कुदरती साख्त या आबो हवा के मुतालिक लिख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए. सवालों के जवाब नीली या काली रोशनाई के पेन से लिखे, पेंसिल से लिखे जवाब कबूल नहीं किए जाएंगे. ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, बाकी सारे ही पेपर्स के लिए है कि आप ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल करें पेपर में. पेंसिल से लिखी हुई चीज़ें रफ कंसीडर की जाती है, उसको कट कर दिया जाता है. आप लोग जो है जैसे जर्नली किया जाता है कि ब्लैक पेन से सवाल लिखा जाता है, ब्लू पेन से आंसर लिखा जाता है, वैसा करें. या फिर आप पूरा पेपर ब्लू पेन से लिखिए. शक्लें तरसीम और नक्शा वगैरह बनाने के लिए पेंसिल या रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफकोर्स जब आप मैप में अशारिया बनाते हैं तो आपको जो है कलर पेंसिल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है. यानी आप किसी इलाके को जो है आप ऐसे कलर करके और फिर अशारिया में इंडिकेट कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह शेप्स भी बना सकते हैं. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कलर पेन इस्तेमाल करना. और अगर आप कलर पेन्स या पेंसिल से कलर कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रेड कलर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो है बोर्ड में रेड पेन को जो है बोर्ड में नहीं किसी भी पेपर में रेड पेन का इस्तेमाल करना जो है अच्छा नहीं समझा जाता है और अलाउड भी नहीं होता है. सो ये कुछ हिदायत थी, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बाकी तमाम पेपर्स के लिए भी ऐसे ही हिदायतें हैं. अब जो है हम पेपर स्टार्ट करते हैं. हम क्वेश्चन वाइज पेपर देखेंगे. सबसे पहला सवाल जो आपको होता है, सही मुतबादिल चुनकर बयानात को मुकम्मल कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर जो आपको 4 दिए जाएंगे, हर एक पर 1-1 मार्क्स है, साथ में 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं. आपको जो है जो सही जवाब है उसको जो है लिखना होता है. अब यहाँ पर जो है एक चीज़ कंफ्यूजिंग होती है कि इसका आंसर एक्चुअली कैसे लिखा जाए, कि आंसर टिक किया जाए या फिर जो है डैश में लिखा जाए. तो इसका आंसर जो है नॉर्मली जो है इस तरह लिख सकते हैं आप लोग. एक अच्छा तरीका है ये, इसमें जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आप जो है स्टेटमेंट तो उतारते ही है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सवाल उतारना होता है तो आप डैश में आंसर लिखिए और उसके बाद उसके नीचे जो है लिखिए मुतबादिल, फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो लिखकर लिखिए दुरुस्त है. यानी जैसे पहला है ब्राज़ील का फैलाव डैश ज़्यादा होने की वजह से ब्राज़ील की आबो हवा में तनाव पाया जाता है, तो अर्जुल बलदी जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है. तो मैंने डैश में अर्जुल बलदी लिखा, उसके बाद लिखा मुतबादिल 3 अर्जुल बलदी दुरुस्त है. तो इस तरीके से आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स लिखा करिए. सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री में भी या अगर साइंस में भी आपको है इस तरीके से तो आप इस तरह ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं. भारत की तरह ब्राज़ील में भी डैश है, तो सेकंड ऑप्शन कदीम सतह मुर्तफा. भारत की रियासत डैश में बड़े पैमाने पर नमक की पैदावार होती है गुजरात में. आबादी के लिहाज से दुनिया में ब्राज़ील का नंबर डैश है 5वां. पहला जो है वो 4th चैप्टर का था, सेकंड वाला 3rd चैप्टर का है. उसके बाद जो गुजरात वाला है वो मेरे ख्याल में 8वां सबक पेशे जो है मईशत और पेशे वाला उसमें से है. और लास्ट वाला जो सवाल है वो सबक नंबर 2 में से दिया गया है. नेक्स्ट हमारी आती है जोड़िया.
जोड़ियों का जो है हमने डायरेक्ट ही जवाब लिख दिया, यानी आपको जब भी पेपर में जोड़ियाँ आए किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको सुतून अलीफ बनाना है और उसके आगे जवाब वाला कॉलम डाल के सीधा जो है जवाब लिखना है। तो पहला है ट्रांस अमेज़ोनियन रास्ता, ये जो है ब्राज़ील का एक अहम सड़क रास्ता है। शुमाली भारत का मैदानी इलाका मरकूज बस्ती है। रोराइमा जो है ब्राज़ील की कम गुंजान आबादी वाली रियासत है और मनमाड़ जो है वो भारत का एक रेलवे स्टेशन है। ये चीज़ें आपको ऑप्शन में दी गई थी, मैंने जो है डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर लिखा है। क्वेश्चन पेपर आप जो है अगर देखें तो उसमें आपको ये चीज़ समझेगी। उसके बाद जो सवाल नंबर 3 होता है, इसमें किसी भी तरह का 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कभी कभी जो आपको किताब में सवाल है, जैसे आपको एक आबादी वाले सबक में सवाल था कि रियासतों को आबादी की उतरती या चढ़ती तरतीब में लगाए, तो उस तरह के सवाल भी इसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक जुमले में जवाब लिखिए दिया गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब अगर आप लोगों ने पूरे साल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। तो पहली जो है हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी पिको दी नेबलिना है। ये आपको चैप्टर 3 में बताया गया है। तनासुबे जिन्स क्या है? तनासुबे जिन्स यानी किसी इलाके में हर 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद, ये चैप्टर 6 का है। मिनास शहर के करीब जो है किन दरियाओं का संगम है? तो नेग्रो और अमेज़न दरिया का संगम है, चैप्टर 7। भारतीय कंपनियों ने इत्तलाती और तकनीकी उलूम दवा से, मतलब ये था कि भारतीय कंपनियों ने जो है ब्राज़ील की किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, सरमायाकारी की है। तो भारतीय कंपनियों ने इत्तलाती और तकनीकी उलूम यानी IT सेक्टर, दवासाजी, तवानाई, ज़राई पेशे, कानूनी, इंजीनियरिंग और मोटरसाजी के शोबों में सरमायाकारी की है। ये 8 चैप्टर मईशत का है। फिर लास्ट था इलाकाई सैर से जो है किस किस्म की मालूमात मिलती है? तो इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए इलाके की समाजी, माशी, तारीखी और तमद्दुनी सूरत हाल के मुताले का मौका मिलता है। ये फर्स्ट चैप्टर का है। उसके बाद जो है आता है सवाल नंबर 4 अलिफ मैप। द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूरे क्वेश्चन पेपर में होता है वो आप लोगों के लिए मैप होता है। और नसीब होता है ना जब, तो उस सर मैप जो है भारत का आ जाता है, क्योंकि भारत थोड़ा सबको जो है पहचानने में आसानी है। अब जब ब्राज़ील का आता है तो काफ़ी लोग जो है इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैप पे दिया है, अशारिया बनाना है, नाम इंडिकेट करना है। तो 6 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई 4 जगह जो है आपको मैप में बतानी होती है। अब देखिए यहाँ सवाल में एक गलती हुई है। यहाँ पर जो है खते जिद्दी दिया गया है। ब्राज़ील के ऊपर से खते जिद्दी गुजरता है, भारत पर से जो है खते सरतान गुजरता है, गुजरात के ऊपरी इलाके से जो है खते सरतान खत गुजरता है। तो पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स रॉन्ग हो गया। अगर खते सरतान पूछा जाता तो गुजरात के ऊपर की तरफ से जो है वो थोड़ा वहाँ से गुजरता है। तो बाकी जो है थार का रेगिस्तानी इलाका, कम गुंजान आबादी वाली रियासत अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए स्टेट का नाम दिया गया है। कभी कभी आपको क्या दिया जाता है? कम गुंजान आबादी वाली रियासत। तो आपको कोई भी एक रियासत भारत की जिसकी आबादी का गुंजानपन कम है उसको इंडिकेट करना है। फिर जो है सिक्किम बताना है, भारत की राजधानी बतानी है यानी कि नई दिल्ली, और लद्दाख का इलाका बताना है। देखिए यहाँ मैंने अशारिया बना दिया है। यहाँ मैंने कुछ रीजंस की वजह से रेड कलर यूज़ किया है क्योंकि वो सिस्टम में हो नहीं रहा था सही। तो और रेड कलर थोड़ा हाईलाइट दिखता भी है, बट स्टिल आप लोग कोशिश करिए पेपर में रेड कलर इस्तेमाल ना हो। तो यहाँ मैंने थार का जो इलाका था, जो इलाके होते हैं ना उसको अक्सर कलर या पैटर्न से इंडिकेट करते हैं, यानी लाइनिंग्स बना देते हैं या कलर कर देते हैं। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश, थार का रेगिस्तान और लद्दाख को जो है कलर किया है, और भारत की राजधानी को मैंने ट्राइंगल से इंडिकेट किया है, और सिक्किम को जो है वो सर्कल से इंडिकेट किया है। अब मैप देख लेते हैं। मैप देख सकते हैं। राजस्थान का इलाका जो है थार का रेगिस्तान रेड से है, लद्दाख का इलाका जो जम्मू कश्मीर से हाफ है तो वो जो है लद्दाख का इलाका ग्रे में है, लाइट येलोइश क्रीम शेड में जो है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, सर्कल किया हुआ इलाका जो है वो सिक्किम का है छोटा सा, और जहाँ ट्राइंगल बना है वहाँ पर नई दिल्ली है यानी कि भारत की राजधानी है। तो आप जो है शेप्स का, पैटर्न का, कलर का इस्तेमाल करके मैप इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैप को देखकर क्वेश्चन के आंसर्स करना। तो यहाँ पर आपको ब्राज़ील का मैप दिया गया है जो कि सालाना औसत बारिश और दर्ज हरारत का है। ऑफकोर्स आपकी किताब में ये चीज़ जो है कलर में दी गई थी, ब्लू कलर में दी गई थी, बट आपको जो है लाइट और डार्क चीज़ें, शेड्स ही देखने हैं, तो वो चीज़ आप कोई भी कलर में देख सकते हैं। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट है। और फिर जो है दर्ज हरारत भी देखिए आपको दिया गया 28, 28, 23, 18 इस तरीके से। तो पहला है ब्राज़ील के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है? आंसर देखते हैं। तो ब्राज़ील के
दरियाए अमेज़न वाले हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है। अब देखिए, आप दरियाए अमेज़न भी लिख सकते हैं, आप जो है उसको सिमत से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ब्राज़ील की तरफ कौन कौन सी सिमतों से हवा आती है? तो ब्राज़ील की तरफ शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक सिमतों से हवा आती है, जो आप एरो देख सकते हैं वो। ब्राज़ील की हवाओं को किन रुकावटों का सामना करना पड़ता है? तो ब्राज़ील की हवाओं को अजीम उमूदी चट्टान रास्ते में पड़ती है और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनें पड़ती है, जहाँ पर मज़ावती बारिश होती है। ब्राज़ील के किस हिस्से में औसत दर्जा हरारत कम है? तो देखिए, जितने भी दर्जा हरारत दिए हुए उसमें सबसे कम 18 है। तो ये जो है देखिए, आप अगर आपको इलाका याद है तो आप इलाका लिखें, यानी कि पैराग्वे पैराना दरिया की वादी में जो है औसत दर्जा हरारत कम है, या फिर अगर आपको सिमत से आसान समझता है तो आप सिमत भी लिख सकते हैं। ब्राज़ील के किस हिस्से में दर्जा हरारत ज़्यादा है? तो देखिए, यहाँ पे वही बात है, अमेज़न की वादी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ब्राज़ील का ख़त्े इस्तिवा वाला हिस्सा जो है वहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा है, या आप सीधा सिमत भी लिख सकते हैं। तो ये जो है मतलब आप पर डिपेंड है। अगर आपको इलाका मालूम है तो आप इलाका लिखें, या फिर जो है अगर मैप में इलाका दिया हुआ है तो फिर इलाका ही लिखिए, या फिर अगर आपको सिमत से इंडिकेट करना है तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जुग्राफियाई वजूहात। ब्राज़ील ज्योग्राफी का सबसे स्कोरिंग जो है ब्रीफ आंसर यही होता है, और इसमें जो है सिर्फ अब तक तो यही देखा गया है कि इसमें जो है सिर्फ टेक्सचुअल ही पूछा जाता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। तो पहला है, भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है। चैप्टर 2 में से है ये, और ये जो है बहुत आसान है क्योंकि भारत में नौजवानों की आबादी ज़्यादा है, काम करने वालों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए। भारत की तरह ब्राज़ील में भी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। चैप्टर 5। दरियाए गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। चैप्टर 6। ब्राज़ील में मगरबी सिमत में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। चैप्टर 3। अब जो आंसर देखते हैं। भारत की आबादी में काम करने वाली आबादी यानी नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। कुल आबादी का तकरीबन 51% यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है काम करने वालों का हिस्सा है। आबादी में गैर फाल यानी जो लोग काम नहीं करते, यानी कि बूढ़े और बच्चे जो है उनका तनासुब कम है। तो यही वजह से जो है भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है। फिर जो है भारत और ब्राज़ील की जो मसाइल है, माहौलियाती मसाइल, तो भारत की तरह ब्राज़ील भी एक तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ भी जंगलाती इलाकों में कबायली गश्तीकारी करते हैं। गश्तीकारी में ज़मीन हासिल करने के लिए जंगलात के हिस्से को काट कर जला दिया जाता है, उस वजह से जंगलाती हिस्से कम हो रहे हैं। इसके अलावा दीगर मकासद के लिए भी जंगलात की कटाई की जाती है। जंगलाती लकड़ियाँ जो है काट कर बड़े पैमाने पर उसे गैर कानूनी तौर पर बेचा जाता है, जिसकी वजह से जंगलात महफूज नहीं है। इन तमाम असबाब की बिना पर भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। फिर है दरियाए गंगा की वादी में आबादी जो है गुंजान है। तो दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं की बहा कर लाई हुई जरखेज़ मिट्टी से बनी हुई जो वादी है, वहाँ पर ज़राअत के लिए नहायत ही मौजू और मुनासिब हालात है। इस वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती है। आबपाशी के लिए गंगा की नदी से पानी की भी फराहमी हो जाती है। वहाँ की ज़मीन हमवार है, इसलिए आमदोरफ्त के ज़राए की तामीर भी आसानी से होती है, और माजी कदीम से वहाँ इंसानी बस्तियाँ मौजूद हैं। गंगा की वादी में ज़राअत और उन पर मुनासिब दीगर सनतें मौजूद हैं। इन तमाम अवामिल की वजह से पानी है, हमवार ज़मीन है, आमदोरफ्त के इलाके हैं और रोज़गार भी है, इस वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज़ है। फिर है ब्राज़ील के मगरबी सिमत में बहने वाले दरिया नहीं मिलते, क्योंकि ब्राज़ील के बेशतर दरिया ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से मिलते हैं, और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की ऊंचाई जो है जुनूब से शुमाल की तरफ है और मशरिक से मगरिब की तरफ कम हो जाती है। इसी वजह से ब्राज़ील के कई दरिया जो है वो शुमाल और मशरिकी सिमत में बहते हैं और आकर बहरे ओकियानूस में मिलते हैं। इस वजह से मगरबी सिमत में दरिया नहीं मिलते। नेक्स्ट इज ग्राफ आपको दो तरीके से दी जाती है। एक आपको दिया जाता है ग्राफ बनाइए और 3 सवालों के जवाब लिखिए। एक आपको दिया जाता है ग्राफ दिया हुआ है और 6 सवाल दिए हुए हैं। तो अगर आपको वक्त बचाना है, अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं, और अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन होती है, तो ऑफ कोर्स आप सवाल नंबर 6 बे के लिए ही हमेशा जाइएगा। सवाल नंबर 6 अलिफ में अपना दिमाग जो है खपाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी के पास मतलब मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे, मैं खुद भी ऐसी थी कि मैं जो है एक्स्ट्रा भी करके आती थी, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर में अक्सर टाइम बच जाता था, तो हम एक्स्ट्रा भी करके आते थे। तो अगर किसी को ग्राफ वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को ग्राफ बनाने में आसानी है, तो आप जो है ये देखिए। ग्राफ जो है यहाँ पर मुरक्कब सुतूनी तरसीम बनाने के लिए कही गई है, और उसके बाद जो है 3 सवालों के जवाब भी है। मुरक्कब सुतूनी तरसीम, मुरक्कब यानी जोड़ी हुई,
अब जो है अक्सर इसे मुत्तसिल सुतूनी तरसीम कहा जाता है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर मुरक्कब सुतूनी तरसीम दी गई है। तो बहुत आसान है नहीं कि आपको वो जो एक में से दो को डिवाइड किया जाता है, एक बार में दो अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है, वो होती है जो भी आप आगे देखेंगे। इसमें जो है भारत और ब्राज़ील की शहरी आबादी दी गई है, 3 साल का जो है डेटा दिया गया है। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा। थोड़ा चौड़ा चौड़ा बन गया है क्योंकि इसको मैं कंप्यूटर में बना रही थी। आप जब पेंसिल से बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो आपको मालूम है कि किस तरीके से ग्राफ बनानी है। अगर नहीं मालूम है या डाउट है तो आपको नीचे जो है ग्राफ पर वीडियो एक पूरा मिल जाएगा जहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दी गई है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है 2015 में भारत देखिए ऑरेंज कलर से, ब्राज़ील येलो में। भारत में जो है 32.1% थी शहरी आबादी, 2016 में 32.5 और 2017 में 32.8। ब्राज़ील में जो है पहले 84.7 थी, फिर 84.9 हुई और उसके बाद 85.1 हुई। तो ये जो है देखिए आप साइड में नंबर डाला गया है, शहरकारी का फीसद है बताया गया है, वाई महवर पर, एक्स महवर पर साल दिए गए और हेडिंग भी डाली गई है भारत और ब्राज़ील में शहरी आबादी। तो ये जो है इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब सवाल देखते हैं, भारत की 2017 में शहरी आबादी का फीसद कितना था? तो 32.8% था। किस मुल्क की शहरी आबादी का फीसद ज़्यादा है? तो ऑफकोर्स ब्राज़ील का ही शहरी आबादी ज़्यादा है, 84 पे है। भारत जो है 32 पर ही है। दोनों मुल्कों की शहरी आबादी के रुझान से क्या जाहिर होता है? तो ये भी मैंने आपको जो है जब किसी तो वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे लास्ट ईयर, उसमें जो है मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब भी आपको किसी ग्राफ को एनालाइज करने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले बताना है कि उसमें क्या चीज़ दी गई है, क्या डाटा दिया गया है, कौन से साल से दिया गया है, किसका डाटा दिया गया है, किस कंट्री का दिया है। फिर एक एक कंट्री का डाटा जो आपको बताना है कि इस साल में इतना था, फिर बढ़ के या कम होके इतना हो गया है, और फिर जो है लास्ट में आपको बताना है दोनों में से ज़्यादा किसका था, कितना % बढ़ा है, कितना % कम हुआ है। और अगर बहुत सिंपल चीज़ है, आपको उसकी वजह मालूम है तो फिर आप वो एक्स्ट्रा पॉइंट वजह का भी लिख सकते हैं। तो दिए गए तरसीम में साल 2015 से साल 2017 तक भारत और ब्राज़ील की शहरी आबादी का फीसद दिया गया, शहरी आबादी का फीसद दिया गया। भारत में सन 2015 में शहरी आबादी का फीसद 32.1% था, जो बढ़कर सन 2017 में 32.8% हो गया। जबकि ब्राज़ील में 2015 में शहरी आबादी 84.7% थी, जो बढ़कर 2017 में 85.1% हो गया है। दोनों ही कंट्री में 1 से 1.5% का ही इजाफा हुआ है और दोनों ही मुल्कों में सिर्फ 1 से 1.5% हुआ, यानी कि शहरी आबादी में इजाफा बहुत कम हुआ है। लेकिन जो है एनालाइज करें तो कंपेयर करें तो ब्राज़ील में शहरी आबादी ज़्यादा है। ये हमारा आंसर होगा थर्ड का। अब इतना कुछ आपको नहीं करना है, तो ग्राफ भी बनाना है, इतने बड़े बड़े आंसर भी लिखने हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर जो है आप यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, सवाल नंबर 6 बे को अटैम्प्ट करिए, जिसमें आपको जो है एक ग्राफ दी जाएगी और उसमें से जो है आपको सवाल हल करना है। और वो भी जो है सवालात आपको पूरे नहीं हल करना है, बल्कि कोई 3 ही करना है मेरे ख्याल में, और हर सवाल पर 2 मार्क है। हालांकि सवाल बहुत छोटे छोटे पूछे जाते हैं, बट कोशिश करिए कि आप पूरे सवाल हल करें या जितने हो सकते हैं उतने हल करें, क्योंकि कभी अगर इनकेस एक में गड़बड़ हुई तो जो है आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए, इस वजह से। सो पहला जो है यहाँ पर देख लेते क्या दिया है। सियाहों की तादाद दी गई है लाखों में और साल दिए गए हैं, यानी टूरिज्म का ग्राफ है ये। 1995 में किस मुल्क में ज़्यादा गैर मुल्की सियाह आए थे? डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 1995 में भारत में ज़्यादा सियाह आए थे। उसके बाद जो है 2000 में किस मुल्क में ज़्यादा गैर मुल्की सियाह थे? तो 2000 में ब्राज़ील में ज़्यादा थे। फिर जो है किस साल में या किस बरस में भारत में गैर मुल्की सियाहों की तादाद बढ़ी है? तो 2010 में जो है इजाफा दिखाई दिया है। उसके बाद है कि जो है दोनों मुल्कों में 2015 में दोनों मुल्कों में गैर मुल्की सियाहों की कुल तादाद कितनी थी? तो ये हम बैक टू द ग्राफ जो है यहाँ पर देखें, 2015 में ब्राज़ील था 60 लाख पे, भारत था 130, इसके बीच में आया तो 130 लाख पे। लाख क्योंकि यहाँ पर सियाहों की तादाद जो है लाख में ऐसा ब्रैकेट में आपको दिया गया है, तो 60 लाख होंगे 130 लाख, तो 130 जमा 60 होगा 190। तो दोनों मुल्कों में गैर मुल्की सियाहों की कुल तादाद 190 लाख है। उसके बाद है ब्राज़ील में जो है किस साल में सबसे कम तादाद दिखाई गई? तो 1995 में ब्राज़ील सबसे लो था। और 2010 में भारत में जो सियाहों की तादाद बढ़ी है उसकी वजूहात क्या है?
तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। भारत ने जो है टूरिज़्म को ऐसा इंडस्ट्री देखना शुरू किया, पेशेवराना नुक्ते नज़र से देखा और गैर मुल्की सियाहों को दी जाने वाली सहूलतों में इजाफा किया। इस वजह से वहाँ का जो है टूरिज़्म बढ़ा 2010 में। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मुफस्सिल सवाल, जिसमें आपको 3 दिए जाएंगे, आपको 2 लिखना है और हर एक पर 4 मार्क है। अब यहाँ देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मुख्तसर जवाब जो दिए जाते हैं आपकी किताब में वही उसी में से मोस्टली चीज़ें पूछी जाती है। और मुख्तसर जवाब जो है आपने देखा होगा काफ़ी सारे आंसर्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, मतलब 2 से 4 पॉइंट्स के ही आंसर है। तो वो अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाए तो फिर आप उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा आंसर मिले जो काफ़ी छोटा है, और अगर वो छोटा नहीं भी है तो आप लोग कोशिश करिए कि एक तरह से ना इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करिए, या जिसके भी बारे में सवाल बताएंगे। जैसे अब यहाँ पर इलाकाई शहर का एक सवाल है, तो आप इलाकाई शहर को बताइए, डिफाइन करिए, उसकी डेफिनेशन डालिए कि इलाकाई शहर क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है, और फिर उसका आंसर लिखिए। तो इंट्रोडक्शन अगर आप ऐड करें, वैसे तो सारे आंसर्स में चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी आपको समझ आता है या आपको से लगता है कि हाँ, हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, तो फिर आप जो है इंट्रोडक्शन ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब मुफस्सिल में इंट्रोडक्शन और पूरा पैराग्राफ बनाकर लिखा जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है और आंसर अच्छा भी लगता है। पहला है, ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में कानकिनी के पेशे का फ़रोग क्यों कम हुआ, उसकी वजाहत कीजिए। तो हम जो है पहले बताएंगे कि ब्राज़ील में कानकिनी के पेशा किस लेवल पर है। तो ब्राज़ील का मशरकी हिस्सा खाम लोहा, मैग्नीज और निकल, तांबा, बॉक्साइट वगैरह मादनी दौलत से माला माल है। मादनियात की दस्तयाबी और मुल्क में उनकी बढ़ती मांग की वजह से बुलंद ज़मीनी इलाकों में भी कानकुनी के पेशे को फ़रोग हासिल हुआ है। अलबत्ता ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में मादनियात के ज़ख़ीरे निस्बतन कम है। देखिए, 2 लाइन में हमने बता दिया कि ब्राज़ील में कहाँ किस किस्म की कानकुनी के पेशे जो है पाए जाते हैं। अब जो है हम मगरबी हिस्से की बात शुरू करते हैं। ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में दरिया अमेज़न की वादी है। यहाँ घने सदाबहार जंगलात, दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, नाकाबिल रसाई इलाके हैं। इन वजूहात की बिना पर जो है इस हिस्से में मादनियात की तलाश और उनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें बड़े पैमाने पर मौजूद है। यानी अमेज़न की वादी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वजह जानते हैं, जंगलात है, बारिश है, दलदली इलाके हैं, दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, प्लस वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पर जान का ख़तरा भी है, कुदरती रुकावटें भी है। तो इन सारी बिना पर जो है वहाँ मादनियात की तलाश के लिए नहीं जाना जाता है। उस इलाके में आबादी भी कम है, इसलिए इस इलाके में मादनियात की तलब भी बड़े पैमाने पर नहीं है, और आमदोरफ्त की सहूलतें भी काफ़ी नहीं है। इस वजह से जो है मगरबी हिस्से में कानकिनी का फ़रोग कम हुआ है। सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर में से इलाकाई शहर में जो है कचरे का इंतज़ाम किस तरह करेंगे। ये अब तक का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मुफस्सिल जवाब के लिए। बहुत बार ये सवाल जो है पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी तो आप करिए ही। तो पहले हम डेफिनेशन देंगे। इलाकाई शहर से मुराद किसी जगह बनफ्स नफीस यानी फिजिकली जाकर वहाँ के जुग्राफिया, तहजीबी और तमद्दुनी अवामिल का जायज़ा लेना। इलाकाई शहर के ज़रिए जुग्राफिया के तसव्वुरात, अवामिल और उनकी अमल पजीरी का ज़ाती तजुर्बा हासिल होता है और मुंतखब किए गए इलाके की समाजी, माशी, तारीखी, तमद्दुनी सूरत हाल के मुताले का मौका मिलता है। अब जो हम लिखेंगे, अब ये इंट्रो हो गया। फिर इलाकाई सैर के दौरान कचरा ठिकाने लगाने के इंतज़ाम दर्ज झेल है। सबसे पहले यानी अव्वल तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इलाकाई सैर में शामिल अफराद के ज़रिए कहीं कचरा ना फैले। सफ़र के दौरान अपने साथ एक छोटा कूड़ादान रखेंगे बस में, या फिर निकलने वाला कचरा किसी थैली या बोरी में जमा करेंगे और रास्ते में किसी कूड़ेदान में डाल देंगे। जमा किया हुआ कचरा किसी खाली मैदान में गाड़ भी सकते हैं, या फिर जो है किसी मैदानी इलाके में जला देंगे कचरे को। तो इस तरीके से हम कचरे का इंतज़ाम इलाकाई सैर के दौरान कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ भारत और ब्राज़ील के माहौलियाती मसाइल। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मसाइल ही आप काफ़ी इलेबोरेट करके नहीं एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। यहाँ मैंने फिर भी शॉर्ट रखा है। अगर आपको पेपर में लिखने के बाद ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह मैं आके बताती हूँ। भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्कों में आबादी और सनती मसाइल के सबब बड़े पैमाने पर दरख्त की कटाई की जा रही है। इसके सबब जंगलाती हिस्से में कमी वाक़ई हो रही। सबसे बड़ी वजह यही है आबादी को बसाने के लिए भारत में और दोनों ही मुल्कों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई हो रही है। इसके अलावा यानी पहली वजह तो ये हो गई। फिर दूसरी वजह, कबायली इलाकों में ज़राअत के लिए ज़मीन का बड़ा हिस्सा साफ़ किया जाता है, जिसे गश्ती काश्तकारी कहते हैं, और इसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी के मसाइल दरपेश होते हैं। एक तो ज़मीन जो है जंगल काटे जाते हैं, उसके बाद जो है ज़मीन जलाई जाती है, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी होती है। फिर जो है शहरकारी में इजाफा, यानी
शहरी आबादी में इजाफे के सबब आलूदगी में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। अब इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट रखा है कि शहरी आबादी में गाड़ी का ट्रैफिक और सनती इलाकों में सनतों से निकलने वाला धुआं और दीगर मादे से ज़मीनी, आबी और फ़िज़ाई आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आप एक एक चीज़ को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़मीनी मसाइल क्या हो रहे हैं माहौलियात के, आबी मसाइल क्या हो रहे हैं, फ़िज़ाई मसाइल क्या हो रहे हैं। उसके बाद हम जानवरों पर आते हैं। तो जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई के सबब जानवरों के मस्कन भी तबाह हो रहे हैं और जंगली जानवरों की स्मगलिंग की वजह से उनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। जो मकामी जंगली जानवरों की किस्में है वो बराए नाम ही रह गई है। तो मसले हमारे क्या है, एक तो दरख्त की कटाई, दूसरा आलूदगी और तीसरा जानवरों की स्मगलिंग। अब आप इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना आप करिए, और नहीं तो आप ये आंसर भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।